प्रधानमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सराहा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले वर्षों में 2 लाख से अधिक बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों की जाएगी स्थापना। वैकल्पिक सामग्री के रूप में बांस को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का दिल्ली में आयोजन। आर्थिक विकास की खातिर सुधार के क्षेत्रों की पहचान और विशेषज्ञ सुझावों का पता लगाना है कार्यशाला का उद्देश्य। आपदा के जोखिम को कम करने के उपायों पर राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र की बैठक। जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता विषय पर चर्चा। आपदा प्रबंधन से जुड़ी कार्य प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया राज्य सरकार का बजट। किसान, महिला, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और रोजगार के पंचामृत पर केंद्रित है बजट। केंद्र की किसान सम्मान योजना की तर्ज पर नमो शेतकरी महासम्मान योजना, 1 रुपए के प्रीमियम पर फसल बीमा, श्री अन्न अभियान के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश बीते 9 वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट भी वुमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को गति देगा। बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है और ये समृद्ध देश, विकसित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। पीएम ने कहा, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति उनकी इच्छा शक्ति निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाती है। नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा,
ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है, ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं तब उसका आधार यही शक्तियां हैं। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का ये सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। यही शक्ति समूह इस शताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए हैं उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये महिलाएं घरेलू आय को मजबूत करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये करोड़ों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही है। पीएम ने कहा कि इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा, भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उसमें से भी अधिकतर महिलाओं के नाम ही हैं। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। और पीएम ने अपने संबोधन में कहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर करोड़ों महिलाएं परिवार की आय के साथ अर्थव्यवस्था को नए आयाम से खोल रही हैं। उन्होंने कहा, बीते 9 वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं। आज देश में 5 में से 1 नॉन फार्म बिजनेस महिलाएं संभाल रही हैं। बीते 9 वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं कितना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। पीएम ने कहा, जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की रक्षा करती दिखाई देती हैं, राफेल उड़ाती दिखाई देती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। पीएम ने कहा, महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर और समानता का भाव बढ़ाकर ये भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। देश आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती हैं, राफेल उड़ाती दिखाई देती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। जब महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं, फैसले लेती है, रिस्क लेती है, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। अभी कुछ दिन पहले ही नागालैंड में पहली बार 2 महिलाएं विधायक बनी हैं, उनमें से एक को मंत्री भी बनाया गया है। महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर, समानता का भाव बढ़ाकर ही
भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बांस आधारित उद्योग के विकास पर 2 दिवसीय कार्यशाला राजधानी दिल्ली में चल रही है। कार्यशाला में बांस की विभिन्न नवीन, आधुनिक और पारंपरिक उपयोगिताओं को प्रदर्शित किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य सतत विकास और आर्थिक विकास के लिए उद्योग को बदलने के लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और विशेषज्ञ सुझावों का पता लगाना है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों और विभिन्न उद्योगों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें जीवन शैली के उत्पाद, निर्माण सामग्री, फर्नीचर, औद्योगिक उत्पाद और अगरबत्तियां और दूसरे उत्पाद भी शामिल हैं। प्रदर्शनी उन लोगों के लिए बांस के उत्पादों को देखने का अवसर होगा जो निर्माण और जीवन शैली के उत्पादों के लिए वैकल्पिक सामग्री की तलाश कर रहे हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। समाज के हर तबके के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जहां किसानों के लिए सिर्फ 1 रुपए में पीएम फसल बीमा योजना की घोषणा की गई है, तो महिला, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी बजट में खासा ध्यान रखा गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने महाराष्ट्र में अपना पहला बजट पेश किया। इसमें किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राज्य के किसान सिर्फ 1 रुपए में पीएम फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र में किसानों के लिए ऋण माफी योजना के लाभ का भी ऐलान हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकारी सम्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया है। इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खाते में सीधे 4,683 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 6,000 रुपए की मदद के अतिरिक्त अब राज्य सरकार की ओर से भी 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी लाभार्थी किसानों को अब साल में 12,000 रुपए की अतिरिक्त आय सरकार की ओर से मिलेगी। बजट में किसानों की समृद्धि के लिए कुल 29,163 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कृषि विभाग के लिए 3,339 करोड़ रुपए, राहत एवं पुनर्वास के लिए 584 करोड़ रुपए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 481 करोड़ रुपए, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग के लिए 508 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसमें जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को 6,000 रुपया सालाना मिलता है, वैसे ही हमारी सरकार ने 6,000 रुपया और उसमें जोड़ दिया है। जो 14 जिले हैं वो सूखा पीड़ित है, उसमें हर किसान को 1,800 रुपया वो भी निर्णय लिया है। और किसानों को खुद के बलबूते पे खड़ा करने के लिए उसके लिए कई योजनाओं का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार का डिजिटल बजट पेश करते हुए इसे अमृत काल का बजट करार दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बजट पंचामृत पर केंद्रित है, जिसमें किसान, महिला, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और रोजगार शामिल है। इसके साथ ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत दी जाने वाली 1.5 लाख की चिकित्सकीय मदद को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। फडणवीस सरकार द्वारा पहले शुरू की गई जलयुक्त शिवार योजना के भी नए संस्करण को सरकार शुरू करने जा रही है। इसके तहत करीब 5 लाख सूखाग्रस्त गाँवों में पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अगले 3 साल में मोदी सरकार घरकुल योजना के तहत 10 लाख लाभार्थियों को घर देने की घोषणा की है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 2.5 लाख घर आरक्षित होंगे। महाराष्ट्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाने की घोषणा बजट में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तहत राज्य में भी श्री अन्न अभियान को जोरदार तरीके से चलाया जाएगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। सोलापुर में श्री अन्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। जो 14 जिले हैं वो सूखा पीड़ित है, उसमें हर किसान को 1,800 रुपया वो भी निर्णय लिया है। और किसानों को खुद के बलबूते पे खड़ा करने के लिए उसके लिए कई योजनाओं का निर्णय लिया है। हमारी महिला बजट में महिला एवं पिछड़ों के लिए कुल 43,036 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें 2,843 करोड़ रुपए महिला और बाल विकास विभाग, 3,501 करोड़ रुपए लोक स्वास्थ्य विभाग, 16,494 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, 12,655 करोड़ रुपए आदिवासी विकास विभाग को आवंटित किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार ने बजट में 75,000 सरकारी नौकरी का लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष के लिए रखा है। रोजगार सृजन के लिए सरकार ने 13,437 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। इसके अलावा बजट में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में रोड और मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं। मुंबई से योगेश शीतल और शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
देश में पराली की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने पंजाब के संगरूर में इथेनॉल प्लांट लगाने के अलावा किसानों को इस दिशा में कई तरह की सहूलतें देने का काम किया है, जिसके चलते पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली है। पराली की समस्या और उसके निदान के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा से। पराली से कैसे निपटा जाए और फोक की समस्या से कैसे इसका निदान ढूंढा जाए, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईसीआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। पराली की वजह से दिल्ली में हर साल ये समस्या क्रिएट होती है और कहीं न कहीं फोक के चलते लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। एज ए कृषि वैज्ञानिक आप किस तरह देखते हैं इसकी समस्या का निदान? एक योजना भारत सरकार के तरफ से बनाया गया, लागू किया गया और उसके तहत जो राज्य सरकार विशेष रूप में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनको भी सहायता दिया गया और मशीनों के द्वारा पराली का मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसका विस्तारित रूप से क्रियान्वयन किया गया। जो 1 लाख 1.5 लाख इवेंट्स पराली जलाने का होता था वो घटकर 50-60 हज़ार में पहुंच गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखा जाए, इसका 2-3 फायदा नज़र आया। एक कि प्रदूषण कम हुआ, 2 ये खेत में जहाँ जहाँ पराली पड़ा रहा वहाँ कम से कम एक सिंचाई कम देना पड़ा गेहूं में और पैदावार भी बढ़ा। जो पराली है या जो धान का पुआल है, इनको डिकम्पोज करने के लिए सामान्य तरीके किसान कौन कौन से अपना सकता है? इस तरह की अगर ये मशीनें, यंत्र किसान लेना चाहे तो इनमें कितनी मूल्य लगेगा और इनका कोई सब्सिडी का भी प्रावधान है क्या? सब्सिडी के तहत किसानों को ये मदद देने की व्यवस्था एक अत्यंत आकर्षणीय व्यवस्था है और इसको किसान अपनाए भी हैं। लेकिन वो एकमात्र अल्टरनेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पराली का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। 20 से 25 मिलियन टन्स की जब पराली की बात हम करते हैं जिसको जलाया जाता है तो उसको खाली एक व्यवस्था से हम पूरा कर पाएंगे, ये कठिन काम है। पराली से निपटने के लिए अभी संगरूर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डिकम्पोजर प्लांट का उद्घाटन किया है। राज्यों को 600 करोड़ रुपए की समथिंग अभी दिए हैं, 900 करोड़ पहले से दिए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हो जिसमें एथेनॉल की बाध्यता भी अभी 8% पेट्रोल में मिलाने के लिए बाध्य किया। इस तरह इनकी वैल्यू एडिशन हो जाए और जो बाई प्रोडक्ट हैं वेस्ट को वेल्थ में तब्दील किया जाए, उससे किसान एक तरफ जागरूक हो जाएंगे। तो इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह की चीज़? देखिए, ये जो ऑल्टरनेटिव की दिशा में सरकार कदम उठाया है अत्यंत सराहनीय है। पराली से हम सीएनजी बना सकते हैं और जो गैस बनेगा उसको हम हमारे जो एनर्जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उसी दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। तो ये थे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष एवं आईसीआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, जिनका मानना कि पराली समस्या के समाधान के लिए एक और जहां किसानों को जागरूक करने की जरूरत है, वहीं फसल अवशेष प्रबंधन करके इनको वेस्ट से वेल्थ में तब्दील करने की भी जरूरत है, ताकि किसानों को इसका आर्थिक फायदा हो और इस काम को रोक के वो इस ओर प्रेरित हो कि फसलों को न जलाएं और बेहतर मूल्य संवर्धन के लिए उनको अल्टरनेटिव उपयोग करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो खातेगांव और लालसोट मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं काला पीपल और धोराजी मंडी में नरमी रही, जबकि शिमोगा मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 8 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2125 रुपए,
9 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2120 रुपए। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 मार्च को गेहूं 3250 रुपए पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2175 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़ककर 2145 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही खातेगांव मंडी में 8 मार्च को गेहूं का भाव था 1980 रुपए। 9 मार्च को इसके भाव में 70 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2050 रुपए पर। राजस्थान के लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2270 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदों में 40 रुपए का उठाव आया और भाव 2310 रुपए हो गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1121.82 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44.40 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 मार्च को मूंग का भाव रहा 7375 रुपए। 9 मार्च को इसके भाव में 1375 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 6000 रुपए हो गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 मार्च को मूंग 9000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 7 मार्च को यहां मूंग का भाव था 7555 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदे 115 रुपए टूटकर 7440 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की चोबेपुर मंडी में 7 मार्च को मूंग का भाव रहा 7780 रुपए। 9 मार्च को इसके भाव 15 रुपए टूटकर 7765 रुपए पर हुए। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहां 7 मार्च को मूंग का भाव था 8025 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़ककर 8020 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। साथ ही इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल मूंग की उपज 35.45 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के उत्पादन की तुलना में 3.80 लाख टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंडी खबर के बाद अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में आलू के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही भिंडी के खेत से भी जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं सरसों की तैयार फसलों की कटाई कर लें। किसान मक्के की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही धान के खेत में निराई करने का समय सही है। यहाँ जूट की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहाँ मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है,
ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में मूंग के खेत में हल्की सिंचाई करें। ओडिशा में मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं धान के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। किसान टमाटर की तोड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ बैंगन की तोड़ाई कर लें। बैंगन के खेत में सिंचाई करें। ओडिशा में केले की बुआई कर सकते हैं। किसान पपीते की बुआई कर लें। इसके अलावा खीरे की बुआई करें। वहीं भिंडी और कद्दू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही पालक की कटाई कर सकते हैं। इस समय फूलगोभी में कीट लगने की आशंका हो सकती है। ऐसे में फूलगोभी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क सकते हैं। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 कदम कार्यक्रम की शुरुआत की। 31 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 राज्यों में 10 अलग अलग खेलों में 10,000 से ज्यादा महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। गोवा के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। बम्बी बकेट ऑपरेशन के तहत नौसेना और प्रशासन के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास जारी है। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर ने आग प्रभावित जगहों पर 22,000 लीटर पानी का छिड़काव किया। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।